अब हम चल रहे हैं भारत के बारे में विस्तार से समझने कि भारत ने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई। मैं आपको बता चुका हूं इसका कारण, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि भारत ने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई है। भारत में संसदीय कार्यपालिका टॉपिक ये है, भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो भारत ने संसदीय कार्यपालिका क्यों अपनाई, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम किसके गुलाम थे? अंग्रेज अर्थात ब्रिटेन या इंग्लैंड के गुलाम थे। वो लोग संसदीय प्रणाली से चलते थे, तो वो यहाँ से जाने से पहले उन्हें हमें इस सिस्टम में ढाल दिया था। उन्होंने इस सिस्टम में ढाल दिया था और हमने दो बार इस सिस्टम के अंतर्गत चुनाव भी अपने देश में करा लिए थे, जिस कारण से हम इस प्रणाली से बहुत ज्यादा परिचित हो चुके थे। हमारी जनता भी फेमिलियर हो चुकी थी और हमारी देश की विविधता को देखते हुए हम एक व्यक्ति को हद से ज्यादा ताकत नहीं दे सकते थे। यहाँ पर आप जान लीजिए कि संसदीय व्यवस्था में एक बार के लिए आप प्रधानमंत्री की ताकत पर अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन जब अध्यक्षात्मक व्यवस्था जब होती है तो वहां पर एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और उसे ताकत मिल जाती है। तो जब तक उसका कार्यकाल होता है तब तक उसे उसके पद से हटाना अथवा उसके द्वारा किए जाने वाले कामों को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे देश की विविधता, हमारी देश की समस्याओं को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को ही देश के लिए उचित समझा और देश के लिए उसे ही अपने देश के लिए एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने इसको 2 बार रिहर्सल कर लिया था। हमें इस प्रणाली का अनुभव था, जिस कारणवश हमने इस व्यवस्था को अपने देश में हूबहू उसी रूप में इंग्लैंड से ले लिया। समझ में आई ना? और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अगर कोई कहता है कि हमने नकल करी है, तो हाँ भैया हमने नकल करी है, जीवन ही नकल है। पूरी दुनिया किसी से देखकर सीख रहे हैं। कोई भी ऐसा दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी से कुछ देखकर ना सीखा हो। भारत में भी दुनिया ने हमसे भी बहुत कुछ सीखा है, और अगर हम दुनिया से कुछ सीख रहे हैं तो ये गलत नहीं है। ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति है। हम बुरी बातें तो सीख सकते हैं, तब उस पर प्रश्न नहीं करता कोई, लेकिन जब हम अच्छी बातें किसी से सीखते हैं तो दुनिया उस पर जरूर प्रश्न करती है कि तुम तो नकल कर रहे हो। सिगरेट पीना सीखते हैं जब हम दूसरे को देख के, तो कोई नहीं कहेगा कि तू तो उसको देख के तूने उसकी नकल से सिगरेट पीना सीखा, ये तब नहीं कहेंगे। लेकिन जब अगर हम कोई अच्छी चीज किसी से देखकर सीखेंगे तो जरूर प्रश्न लोग उठाएंगे कि तूने तो देखकर सीखा। ये हमारे मानव समाज की एक सबसे बड़ी बुराई कि अच्छी चीजों में लोगों को खोट निकालना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुरी चीजों में किसी की हिम्मत नहीं होती उस पर प्रश्न कर दे। कोई गुंडे के सामने हिम्मत नहीं करेगा उसकी बुराई करने की, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की बुराई करने की और एक अच्छे व्यक्ति को मारने की हिम्मत सब कर देंगे। वही वाली बात है। तो आइए समझते हैं भारत की संसदीय कार्यपालिका। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। मैंने भी आपको यही बात बताई कि हमने 2 अनुभव ले लिए थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत हमने 2 अनुभव ले लिए थे। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जिन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो।
संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था। उस समय हमारे पास दो ही विकल्प थे, या हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएं या अध्यक्षात्मक। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मैंने आपको बता दिया, ताकत एक व्यक्ति के पास, एक ही व्यक्ति के पास है और वो व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते, ये खतरा हम मोल नहीं ले सकते। इसीलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया कि हमें संसदीय व्यवस्था ही अपनानी चाहिए, जिसमें किसी भी एक व्यक्ति के पास इतनी ताकत ना हो कि वो निरंकुश हो जाए, कंट्रोल से बाहर ही हो जाए, ऐसा ना होने पाए। इसीलिए हमारे नेता, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि हमें हमारे देश के लिए संसदीय व्यवस्था ही अपनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए बहुत सही है। हमारे देश के लिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था सही नहीं है। आगे सुनिए आप। लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। वहां पर व्यक्ति ही महान बन जाता है, व्यक्ति ही भगवान बन जाता है। राष्ट्रपति, अभी देख लो, जब डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी जो राष्ट्रपति हैं उनको कितना महत्व दिया जाता है ना। तो वहां पर जब राष्ट्रपति वाली व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यक्ति पूजा, लोग चाटुकार हो जाते हैं, लोग मतलब क्या कह सकते हैं आप, उनकी पूजा करने लगते हैं, पूजा भगवान मानने लगते हैं। हाँ, वही वाली भूमिका बन जाती है कि अगर हमने इनके खिलाफ कुछ भी बोल दिया, कह दिया, तो ये तो हमारे जान के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था, आपके संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो व्यक्ति ताकत के केंद्र में है, जो व्यक्ति ताकत के केंद्र में है, वो ताकत के केंद्र में तब तक है जब तक उसे उसके सहयोगियों का सहयोग मिला हुआ है। प्रधानमंत्री तभी तक तो प्रधानमंत्री रहेंगे ना जब तक उन्हें संसद में उनके सांसद मित्र उनको अपना नेता मानते रहेंगे। अगर वो उन्हें अपना नेता मानना छोड़ देंगे तो उनके नीचे से उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। तो ये है संसदीय प्रणाली, ये है संसद। यहाँ पर व्यक्ति पूजा उतनी बड़े स्तर पर दिखाई नहीं पड़ती, यहाँ पर उतने बड़े स्तर पर व्यक्ति पूजा दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन राष्ट्रपति वाली व्यवस्था में आपको व्यक्ति पूजा अधिक दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो बाइडेन, अभी जो बाइडेन है ना, तो जो बाइडेन को कितना ज्यादा, वो देखो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तुलना करूं तो वो कम मुझे प्रभावी दिखते हैं। उनका उतना प्रभाव नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बुरी हरकतें करके अपने आप को न्यूज में, सुर्खियों में बनाए रखते थे, लेकिन जो बाइडेन जो है वो बहुत ही संस्कारी से लगते हैं मुझे। थोड़ा वो इस प्रकार की हरकतें नहीं करते और सेंसेशन बने नहीं रहते। लेकिन राष्ट्रपति अमेरिका का, यूएस का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। यूएस ही ताकतवर है इतना, तो उसका राष्ट्रपति तो कितना ताकतवर होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो आप ये समझ लीजिए, इसीलिए हम व्यक्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के निर्माताओं ने ये निर्धारित किया कि हम संसदीय प्रणाली ही अपनाएंगे, जिसमें किसी भी व्यक्ति पूजा का कोई भी विकल्प ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें भी हो जाती है कभी कभी व्यक्ति पूजा। जैसे आज के टाइम पे मोदी जी को ईश्वर की उपाधियां देना प्रारंभ कर दी गई है कि भारत अगर चलेगा तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में चलेगा, इसके अलावा तो चल ही नहीं पाएगा। तो ये व्यक्ति पूजा है। देखिए यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी के नाम पर ही, मोदी जी ही फ्रंट फेस है।
मोदी जी ही क्या है, फ्रंट फेस है। तो जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के सांसदों को, चाहे वो योग्य हो या ना हो, उन्हें वोट डालकर चली आती है। सिर्फ किस लिए कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना है, मोदी जी को। तो भाजपा के लिए भी ये मजबूरी है कि वो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाकर रखेगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पर वो वोट मांग रही है, उन्हीं के नाम पर वो वोट मांग रही है। उनका प्रधानमंत्री का फेस कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्हीं के नाम पर वो वोट मांग रही है। इसलिए इलेक्शन जीतने के बाद, बहुमत में आने के बाद उसके सांसदों को प्रधानमंत्री के रूप में अगर किसी को चुनना है तो किसको चुनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को। वो चाहकर भी नहीं बदल सकते। कर तो सकते हैं लेकिन फिर जनता विद्रोह कर देगी, जनता उनकी सत्ता को ही बदल देगी। क्यों? क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखने के लिए ही भाजपा को वोट दिया है, भाजपा के सांसदों को जिताया। समझ में आई बात? पर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने सांसदों को देखना चाहिए, हमें अपने सांसदों को देखना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। क्योंकि प्रधानमंत्री आपके कार्य क्षेत्र के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका सांसद। जिस हमारे क्षेत्र की सांसद है कौन, मीनाक्षी लेखी। तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए मीनाक्षी लेखी से हम प्रश्न कर सकते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं कर सकते। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक ये चयन करना चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता एक बहती गंगा में बह जाती है और बिना सोचे समझे वोट डाल के चली आती है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। आगे सुनिए। तो अब आपको समझ में आ गया भारत ने संसदीय कार्यपालिका क्यों अपनाई, रीजन समझ में आ गया। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हों। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसीलिए संविधान में राष्ट्र और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। तो आपके देश में दो प्रकार की सरकारें हैं, विधानसभा, राज्य विधानसभा और केंद्र सरकार। तो दोनों स्तरों पर हमने संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया है। दोनों ही स्तरों पर हमने किसे अपनाया है, संसदीय व्यवस्था को। ठीक, आगे सुनिए आप। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या है, सिर्फ औपचारिक, कहने के लिए वो भारत के राष्ट्रपति, वो देश का नेतृत्व करते हैं, वो कहने के लिए। उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास सिर्फ क्या पावर है, सिग्नेचरी पावर है, कि वो सिर्फ साइन करते हैं। उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। और असली पावर होती है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति। जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है वो ही असली शक्तिशाली व्यक्ति होता है। जिस प्रकार से घर में मम्मी होती है, उसी प्रकार से देश के में हमारे कौन है, प्रधानमंत्री। घर में पापा की भूमिका क्या होती है, राष्ट्रपति की। वो सिर्फ मम्मी के आदेशों पर हाँ यही होगा, हाँ यही होगा करते हैं। वैसे ही देश में राष्ट्रपति भी हाँ जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही होगा। घर में प्रधानमंत्री की भूमिका में मम्मी होती है और राष्ट्रपति की भूमिका में कौन होते हैं, पापा। तो भारत में भी ऐसे प्रधानमंत्री सच में असली ताकत वाले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री भारत में, सरकार के प्रधान भारत में प्रधानमंत्री और देश के प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। उनके पास सिर्फ क्या है, सिग्नेचरी। तो वो औपचारिक प्रधान, वास्तविक प्रधान नहीं, औपचारिक प्रधान, ऑफिशियली वो है बस, ठीक है, ओरिजिनली नहीं। उनके पास रियली पावर नहीं। ठीक, समझ में आ गई बात। तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास कितनी ताकत है और प्रधानमंत्री के पास कितनी ताकत है, बात समझ में आई।
आगे सुनिए। तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। तो जिस प्रकार से देश में केंद्र में आपके केंद्र सरकार में आपके कौन कौन होते हैं? केंद्र सरकार में आपके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उनका मंत्री परिषद। उसी प्रकार से राज्य सरकारों में कौन है? राज्यपाल। राष्ट्रपति की पोजीशन में कौन है? राज्यपाल। जिस प्रकार से देश में राज्यपाल की भूमिका होती है, उसी प्रकार से राज्यों में किसकी भूमिका होती है? राज्यपाल की। और यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, और उसका मंत्री परिषद होता है, ठीक है। ये दोनों जितनी ताकत प्रधानमंत्री के पास देश के मामले में है, उतनी ताकत मुख्यमंत्री के पास अपने राज्य के मामले में है। और ये दोनों ही मिलकर ये केंद्र की राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद ये मिलकर केंद्रीय राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, और मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और ये सिर्फ सिग्नेचरी पावर रखते हैं। ये सिर्फ क्या रखते हैं? सिग्नेचरी पावर। इनके पास कोई ताकत नहीं होती है। ये है पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ये प्रश्न कि भारत ने संसदीय कार्यपालिका को ही क्यों अपनाया, तो आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? बखूबी बता देंगे ना। रीजन मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं। तो आइए और आगे सुनते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। कहने के लिए सारी शक्तियां, हमारे देश की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति तब तक उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उन्हें सलाह ना दे। सीधी बात है कि राष्ट्रपति साहब तभी काम कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का मन होगा। उन्हीं की सलाह पर उन्हें काम करना है, ठीक है। आगे सुनो। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। सुन लेना कितने वर्ष? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता, और यही कारण है कि हमारे देश में राष्ट्रपति के पास ताकत नहीं है। जिसके पास लोकतंत्र में ताकत उसके पास जिसका सीधे जनता के द्वारा चुनाव होता है। समझ में आई बात? जनता के लोकतंत्र में ताकत उसके पास जिसका सीधे जनता के द्वारा चुनाव होता है। सीधी बात, नो बकवास। यही है लोकतंत्र का साफ सीधा सिद्धांत, ठीक। तो आपके राष्ट्रपति साहब का जनता निर्वाचन नहीं करती, इसीलिए इनके पास ताकत नहीं है, ठीक। आगे सुनो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? हमारे द्वारा चुने गए विधायक और सांसद। हमारे द्वारा चुने गए विधायक और सांसद, वो लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक। आगे सुनो।
आम जनता नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग, सुन लो ये बात, संसद ही केवल महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है, वो भी लोकसभा में पहले उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। सुन लो ध्यान से, केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटा सकती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जा सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ। समझ में आ गई बात? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग सिर्फ कब लाया जा सकता है? जब उन्होंने कोई संवैधानिक रूप से कोई गलती की हो। और महाभियोग पास होने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 75%, दोनों सदनों में अलग अलग सेपरेटली, ठीक है, महाभियोग। ठीक, अब आपको मैं बता देता हूं, भारत के राष्ट्रपति के पास ये जो शक्तियां हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? सुन, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियां हैं। कहने के लिए उनके पास शक्तियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनके पास शक्तियां नहीं। क्या कह रहा है भारत का अनुच्छेद 74? सुनो ध्यान से, अनुच्छेद 74 क्या कहता है राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का मतलब अपनी ताकत का प्रयोग, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। समझ में आ गई बात? तो आपके राष्ट्रपति के पास सिर्फ कहने के लिए ताकत है, उनके पास वास्तविक रूप में कोई ताकत नहीं है। वास्तविक रूप में ताकत आपके मंत्री परिषद के पास है और आपके प्रधानमंत्री के पास है, और उनके द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति साहब को माननी ही पड़ती है। वो एक बार के लिए उनको कह सकते हैं कि आप अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, पर अगर वो फिर से वही सलाह उन्हें भेज देते हैं तो उनको मजबूरन उस सलाह पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो अब चल रहे हैं हम राष्ट्रपति साहब को ही समझने, राष्ट्रपति साहब की शक्तियों को समझने कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास क्या ताकत है और क्या शक्तियां हैं, उनका क्या महत्व है हमारे देश की राजनीति में। उनको हम बखूबी चल रहे हैं जानने और समझने। बहुत चीजें मैंने बता दी हैं और फिर भी चल रहे हैं हम इनको विस्तार से समझ लेने कि हमारे देश के राष्ट्रपति साहब के पास क्या क्या ताकत है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है, उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और अपार शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी और अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है। तो ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति साहब के पास कोई खास ताकत नहीं है। राष्ट्रपति साहब हमारी मंत्री परिषद के अनुसार और प्रधानमंत्री के अनुसार चलने के लिए मजबूर है। चलिए आज थोड़ा लंबा हो रहा है, यही सेशन खत्म करते हैं आज। अगली क्लास में हम समझेंगे इनको विस्तार से। राष्ट्रपति साहब को भी मैं समझाऊंगा विस्तार से और प्रधानमंत्री साहब की भी शक्तियों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।